हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जून 2026 मंथ की प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर पे प्रत्येक महीने की मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जाता है। तो आज इसी कड़ी के रूप में हम लोग जून 2026 मंथ के प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन की नोट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। आइए अब हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसका जो PDF है, इसके PDF के लिए आप लोग 9870564701 या 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसका PDF तेजस करेंट अफेयर पेड ग्रुप में 2-3 दिनों के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, साइंस एंड टेक, पर्यावरण पारिस्थितिकी, विविध, खेलकूद, पुरस्कार जैसे कई सेक्शन में डिवाइड करके हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो यह है, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 ईस्वी को सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बिहार में भाजपा के ये पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इन्होंने तारापुर मुंगेर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तारापुर मुंगेर में है तारापुर विधानसभा सीट, वहां से सम्राट चौधरी विधायक के रूप में चुनाव जीते हैं और 15 अप्रैल 2026 को इन्होंने शपथ लिया बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के ये पहले मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले बिहार के दूसरे नेता हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि मुख्यमंत्री बनने से पूर्व सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले बिहार के दूसरे नेता हैं सम्राट चौधरी। इसके पूर्व में यह रिकॉर्ड कर्पूरी ठाकुर के नाम पर है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर भी मुख्यमंत्री बनने से पूर्व उप मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, लेकिन बाद में वो भी उप मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर भी बने और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। सम्राट चौधरी भी पहले उप मुख्यमंत्री थे। 28 जनवरी 2024 ईस्वी से लेकर 14 अप्रैल 2026 ईस्वी तक सम्राट चौधरी बिहार में उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं और हाल ही में 15 अप्रैल 2026 ईस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 14 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ था। इस्तीफा क्यों हुआ था? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ ली। 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता इन्होंने ली नीतीश कुमार ने और 10 अप्रैल को शपथ लेने के बाद 14 अप्रैल को बिहार में मुख्यमंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 14 अप्रैल को इस्तीफा देने के बाद 15 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ लिया। ठीक है, तो यह हो गया सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने, उनके बारे में सारी चीज़ें। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला है, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। राज्यसभा में आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा की अगर आप लोग संरचना देखेंगे तो इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा की संरचना से संबंधित राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं। 250 में 238 सदस्य जो होते हैं विभिन्न राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ये निर्वाचित होते हैं, यानी कि 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वे मनोनीत होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यसभा की संरचना 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत होते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्यों के बारे में आर्टिकल 80 क्लॉज 1A यानी कि आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज का में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा और मनोनयन 4 आधारों पर किया जाएगा, साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के आधार पर। ठीक है, तो चूंकि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उन्हीं 12 सदस्यों में से एक सदस्य हरिवंश नारायण सिंह को हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। ठीक है,
लेकिन हरिवंश नारायण सिंह से जुड़ी हुई 2-3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के कार्यकाल पूरा होने से रिक्त सीट पर मनोनीत किया गया है। यानी कि रंजन गोगोई सेवानिवृत्त हुए राज्यसभा सदस्य के रूप में, और सेवानिवृत्त होने के पश्चात जो सीट खाली हुई उसी सीट पर हरिवंश नारायण सिंह का मनोनयन किया गया है। जदयू से लगातार 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे हरिवंश नारायण सिंह, लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड जदयू के द्वारा हरिवंश नारायण सिंह को टिकट नहीं दिया गया राज्यसभा सदस्य के रूप में। और जब टिकट नहीं दिया गया राज्यसभा सदस्य के रूप में तो फिर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उनको मनोनीत किया गया। ठीक है, और इनसे संबंधित एक जो काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो यह है कि जब इन राज्यसभा सदस्य के रूप में इनका मनोनयन किया गया तो मनोनयन करने के पश्चात राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह बने। ठीक है, और यह पहला अवसर है कि जब राज्यसभा का कोई भी मनोनीत सदस्य इस सदन का उपसभापति चुना गया हो। ठीक है, यानी कि यह पहला मौका है जब राज्यसभा का मनोनीत सदस्य राज्यसभा का उपसभापति बना हो। ठीक है, तो राज्यसभा में नए सदस्य के रूप में हरिवंश नारायण सिंह का मनोनयन किया गया। अभी हमने ऊपर बताया कि आर्टिकल 80 के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। तो अभी 12 मनोनीत सदस्य में कौन कौन हैं इसकी एक बार हम लोग सूची देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिस प्रकार से बीपीएससी के प्रश्न पूछने का स्टैंडर्ड में बदलाव आ रहा है तो ये भी प्रश्न वहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्यों की सूची हमने बताया कि 4 आधार पर सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है: साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, तो 12 मनोनीत सदस्यों की सूची देखेंगे तो इन्हीं 4 क्षेत्रों से सारे सदस्य जो है वह मनोनीत हुए हैं। वीरेंद्र हेगड़े, ठीक है, सामाजिक कार्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गुलाम अली खटाना दूसरे मनोनीत सदस्य हैं। तीसरे हैं सुधा मूर्ति। चौथा सी सदानंदन मास्टर। 5वां इलैया राजा। 6ठा बी विजेंद्र प्रसाद। 7वां पीटी उषा। 8वां सतनाम सिंह सिंधु। 9वां मीनाक्षी जैन। 10वां उज्ज्वल निकम। 11वां हर्षवर्धन श्रृंगला और 12वां हरिवंश नारायण सिंह। ये पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हो गए 12 सदस्यों की सूची जिसे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे, 2-3 बार इसे वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑलरेडी है चीज़ें जो है माइंड में याद हो जाएगी। अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। NCERT को केंद्र सरकार ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने से क्या फ़ायदा होगा, तो NCERT अब स्वयं स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट पाठ्यक्रम संचालित कर सकेगी डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो NCERT हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, तो आप क्या बताएंगे, NCERT को। ठीक है, अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है। INS तारागिरी एक प्रकार का स्टील्थ फ्रिगेट है। INS तारागिरी, ठीक है, INS तारागिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण प्रोजेक्ट 17 के तहत किया गया है। किसके द्वारा, तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, INS तारागिरी जिसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा प्रोजेक्ट 17 के तहत किया गया है। हाल ही में इसका जलावतरण विशाखापत्तनम में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में किया गया। ठीक है, INS तारागिरी हाल ही में चर्चा में रहा। क्या है INS तारागिरी, तो एक प्रकार का स्टील्थ फ्रिगेट है जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 17 के तहत मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसका जलावतरण यानी कि नौसेना में शामिल किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में। अगला पॉइंट है अभय चैटबॉट, काफी इंपॉर्टेंट है। अभय चैटबॉट यह AI चैटबॉट है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा अभय चैटबॉट का संबंध किससे है, तो अभय चैटबॉट बेसिकली CBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। AI आधारित चैटबॉट है अभय चैटबॉट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, साइबर धोखाधड़ी से बचाव करना अभय चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, हाल ही में CBI के एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस CJI जस्टिस सूर्यकांत उपस्थित हुए और उनकी उपस्थिति में ही अभय चैटबॉट राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो किनके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो जस्टिस सूर्यकांत, CJI जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा। लेकिन यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अभय चैटबॉट CBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह CBI का AI आधारित चैटबॉट है। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी से बचाव करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा
30 मार्च 2026 को लोकसभा में देश के नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा की गई। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 24 अगस्त 2024 ईस्वी को यह घोषणा की गई थी कि 31 मार्च 2026 ईस्वी तक आने वाले समय में भारत पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त घोषित हो जाएगा। यानी कि 24 अगस्त 2024 को उन्होंने टारगेट रखा था कि हमें 31 मार्च 2026 ईस्वी तक भारत को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त बना देना है। और एक दिन पूर्व 31 मार्च 2026 से ठीक एक दिन पूर्व 30 मार्च 2026 ईस्वी को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है। यानी कि भारत जो देश है अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। ठीक है, अगला है 131वां संविधान संशोधन विधेयक। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है 131वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, यह किससे संबंधित है, क्यों चर्चा में रहा है 131वां संविधान संशोधन विधेयक? तो देखिए, हाल ही में अभी बजट सत्र चल रहा था और बजट सत्र के दौरान ही संसद में 2 दिन का विशेष सत्र आह्वान किया गया। ठीक है, विशेष सत्र 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था 16 से 18 अप्रैल 2026 ईस्वी के बीच में। तो विशेष सत्र कब बुलाया गया? 16 से 18 अप्रैल को। विशेष सत्र बुलाने का क्या कारण था? तो विशेष सत्र बुलाने के पीछे मुख्य वजह थी 131वां संविधान संशोधन विधेयक को सदन से पारित कराना। अब 131वां संविधान संशोधन क्या है उसे समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि देश में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है सितंबर 2023 में। ठीक है, सितंबर 2023 में महिला आरक्षण विधेयक को संसद के द्वारा पारित किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत लोकसभा या विधानसभा में 33% सीटें जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि यह जो आरक्षण जो दिया जाएगा वह अभी जनगणना होगा। जैसे अभी जनगणना 2026 का चल रहा है, तो जनगणना होने के पश्चात डेटा पब्लिश होगी और इसके पश्चात परिसीमन आयोग के द्वारा सीटों का परिसीमन किया जाएगा और तत्पश्चात इसे लागू किया जाएगा, जिसे आप 106वां संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, तो इसे 106वां संविधान संशोधन कब से प्रभावी होगा? तो जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद से यह प्रभावी होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि इसे लागू होने में समय 2034 का जब लोकसभा चुनाव आएगा तब इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि इस काम में काफ़ी समय लगेगा। अभी जनगणना चल रहा है, इसका डेटा पब्लिश होगा, फिर परिसीमन आयोग के द्वारा सीटों का परिसीमन किया जाएगा, उसमें लंबा समय लगेगा, कमेटी गठित होगी, फिर उस पर संसद से संस्तुति लेनी पड़ेगी, तब जाकर इसे लागू किया जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि केंद्र सरकार के द्वारा यह सोचा गया कि क्यों न 2034 के बजाय हम 2029 ईस्वी से ही महिला आरक्षण विधेयक को लागू कर देते हैं। और इसीलिए महिला आरक्षण विधेयक को समय से पूर्व लागू करने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया। लेकिन इसके पीछे विपक्षी दलों के द्वारा केंद्र सरकार का राजनीतिक छिपा हुआ एजेंडा केंद्र सरकार का बताया गया है विपक्षी दलों के द्वारा। अब क्या है 131वां संविधान संशोधन विधेयक, उसे समझिए। महिला आरक्षण लोकसभा चुनाव 2029 से पूर्व लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि करता है। लेकिन इस वृद्धि में हर कोई सदस्य इस पर सहमत थे कि महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाना चाहिए, लेकिन सीटों के परिसीमन और सीटों में वृद्धि को लेकर सदस्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई। दक्षिण के जो राज्य हैं, जो दक्षिण के जो दल हैं, राज्य हैं, तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके, या फिर आप केरल लीजिए, तेलंगाना लीजिए, इन सभी राज्यों के द्वारा ये जो सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है उसका विरोध किया गया। और उनका कहना था कि ये जो सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, लगभग 1.5 गुना वृद्धि की गई है, इससे उत्तर के जो राज्य हैं यानी कि नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उनकी संसद में भागीदारी काफ़ी बढ़ जाएगी, इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, और जो साउथ के राज्य हैं उनकी संख्या वहाँ पर काफ़ी घट जाएगी और वे संसद में काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे साउथ के स्टेट। इसीलिए उनके द्वारा काफ़ी विरोध किया गया, यानी कि विपक्षी दलों के द्वारा इसी कारण विरोध किया गया। सीटों के संख्या को लेकर उनका मुख्य विरोध का प्रस्ताव था। ठीक है, लेकिन 131वां संशोधन विधेयक के तहत लाया गया कि सीटों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव लाया गया। 543 से बढ़ाकर सीटों की संख्या 850 करने का लक्ष्य रखा गया इस विधेयक के द्वारा। 131वां संविधान संशोधन के द्वारा 850 में से 815 सीटें राज्यों के लिए आरक्षित होगी और 35 सीटें यूनियन टेरिटरी के लिए आरक्षित होगी। चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक था,
संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद में 2/3 मेजोरिटी 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार है वह 2/3 बहुमत उसके पास नहीं है। इसके पारित होने के लिए 352 मत सरकार के पक्ष में होने चाहिए, लेकिन सरकार के पक्ष में वोटिंग के दौरान सिर्फ 298 मत पड़े और इसका परिणाम हुआ कि लोकसभा में 2/3 बहुमत ना मिल पाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। इसका मतलब है कि जो महिला आरक्षण विधेयक है वह अब जनगणना परिसीमन इसके पश्चात पूरी संभावना है कि 2034 के लोकसभा चुनाव के समय वह लागू हो। ठीक है, तो यह विधेयक जो है फिलहाल रद्द हो गया है। इसके पीछे मुख्य विरोध का कारण क्या था? तो सीटों का परिसीमन, सीटों की संख्या में वृद्धि विरोध का मुख्य कारण था। इसके साथ साथ विशेष सत्र जब बुलाया गया 16 से 18 अप्रैल को, तो 3 मुख्य विषय लाए जाने का केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। उनमें से एक था 131वां संविधान संशोधन विधेयक, और अन्य जो विधेयक थे वे इससे जुड़े हुए थे। वे अन्य 2 विधेयक पारित तभी संसद में लाया जाता जब यह पारित हो चुका होता, क्योंकि इसके लागू होने के बाद ही उसका प्रतिफल देखने को मिलता। तो अन्य 2 विधेयक कौन कौन थे, एक संक्षिप्त रूप में आप लोग याद रखें, क्योंकि कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अन्य जो 2 विधेयक लाए जाने थे उनमें से एक जो विधेयक था वह 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों के परिसीमन, और दूसरा विधानसभा वाले यूनियन टेरिटरी में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित था। ठीक है, तो जैसे ही 131वां संविधान संशोधन रद्द हो गया, ये अन्य जो प्रस्ताव थे वह स्वतः ही उसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो यह है 131वां संविधान संशोधन, जिस पर विशेष सत्र बुलाया गया 16 से 18 अप्रैल के बीच में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, इसरो का दूसरा एयर ड्रॉप परीक्षण IA-D2-2। ठीक है, इसका पहला एयर ड्रॉप परीक्षण किया गया था 24 अगस्त 2025 को, और दूसरा एयर ड्रॉप परीक्षण हाल ही में किया गया। इस एयर ड्रॉप परीक्षण का मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है? एयर ड्रॉप परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है गगनयान मिशन को सुरक्षित बनाना। एक डमी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, फिर उसको नीचे पृथ्वी पर लाया जाता है, और यह देखा जाता है कि गगनयान मिशन को जब लॉन्च किया जाएगा तो क्या उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो पाएगी। ठीक है, तो एक प्रकार से गगनयान मिशन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इसरो के द्वारा एयर ड्रॉप परीक्षण किया जा रहा है, और यह हाल ही में इसरो का दूसरा एयर ड्रॉप परीक्षण था। ठीक है, श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में प्रवेश एवं अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग कराना है। आप सभी जानते हैं कि भारत की पहली मानवयुक्त गगनयान मिशन जो है 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किए जाने की इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, इसीलिए इसरो के द्वारा जोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है, और दूसरा एयर ड्रॉप परीक्षण इसी के संदर्भ में किया गया है, जिसे IA-D2 के नाम से जाना जाता है। IADT2 के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है शेखा झील पश्चिम बिहार। ठीक है, शेखा झील पश्चिम बिहार नया रामसर स्थल घोषित हुआ। शेखा झील पश्चिम बिहार यह भारत का 99वां रामसर स्थल है, 99th रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, और यूपी का 12th, यूपी का 12वां रामसर स्थल है। ठीक है, यूपी के अलीगढ़ में स्थित है शेखा झील पश्चिम बिहार, यानी कि हाल ही में शेखा झील पश्चिम बिहार को भारत का नया रामसर स्थल घोषित किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का 12वां और भारत का 99वां रामसर स्थल है। ठीक है, अगर सर्वाधिक रामसर स्थल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले नंबर पे तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर स्थल है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में कुल 12 रामसर स्थल हैं, और जिनमें 12वां रामसर स्थल हाल ही में शेखा झील पश्चिम बिहार बना है। और तीसरे नंबर पे पंजाब, बिहार जैसे 3 राज्य आते हैं। तीसरे नंबर पे आप बिहार को याद रखेंगे। बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? बिहार में 6 रामसर स्थल हैं, जिसे पूर्व में भी डिस्कस किया जा चुका है। थोड़ा सा रामसर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, तो अगर रामसर संधि को देखा जाए तो रामसर संधि जो है 2 फरवरी 2071 ईस्वी को रामसर संधि आयोजित की गई थी। 2 फरवरी को जब 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर संधि हुआ, तो इसी 2 फरवरी को यादगार बनाने के उद्देश्य से वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 1971 में यह संधि हुई, 1975 में इसे लागू किया गया, और भारत 1 फरवरी 1982 ईस्वी को रामसर संधि में शामिल हुआ। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ यूसीसी लागू करने वाला देश का 4था राज्य बनेगा। यूसीसी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड,
कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है? यूसीसी से संबंधित। तो आर्टिकल 44 यूसीसी से संबंधित है और हाल ही में छत्तीसगढ़ यूसीसी को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बनेगा। अन्य 3 राज्य जहां पर यूसीसी को लागू किया जा चुका है तो गोवा, जहां की आज़ादी से पहले ही लागू किया जा चुका था। आज़ादी के बाद पहला राज्य जो बना है वह है उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लागू किए जाने का कारण है सरकार के द्वारा इसकी प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ा दी गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की जा चुकी है। उत्तराखंड में भी कमेटी इन्हीं की अध्यक्षता में गठित किया गया था, रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में। और हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है जो कि यूसीसी के लागू करने, यूसीसी के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विचार विमर्श करेगी। तो उत्तराखंड जो है वह यूसीसी को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बनेगा। अन्य 3 राज्य में गोवा, उत्तराखंड और गुजरात शामिल हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को शुरू करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हमारा करेंट अफेयर ग्रुप हमारे द्वारा 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक करेंट अफेयर ग्रुप को चलाया जा रहा है और उस ग्रुप का नाम दिया गया है तेजस 2.0 करेंट अफेयर प्रोग्राम। इसका फी है 399। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे? तो जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन संपन्न होने तक आपको प्रत्येक महीने की प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन की जो यूट्यूब पर डिस्कस किया जा रहा है इसका पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जनवरी 2025 से लेकर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होने तक, ठीक है। प्रत्युत्तर दर्पण मंथली मैगजीन का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। बिहार करंट अफेयर मंथली प्रोवाइड किया जाएगा जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने तक। 15 दिन के अंतराल पे पीआईबी का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। परीक्षा मंथन मैगजीन का भी नोट्स इस ग्रुप में अवेलेबल कराया जाता है। प्लस में आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इकोनॉमिक सर्वे आदि वहां पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने तक न्यूज पेपर करेंट अफेयर का भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि प्रत्युत्तर दर्पण मंथली मैगजीन का नोट्स, इसके साथ साथ बिहार करंट अफेयर मंथली, इसके साथ साथ न्यूज पेपर का नोट्स जनवरी 2025 से एग्जामिनेशन होने तक, 15 दिन के अंतराल पे पीआईबी का नोट्स, परीक्षा मंथन मैगजीन का नोट्स, बजट, सर्वे आदि प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जितने कंटेंट हो सकते हैं वे सारे करंट अफेयर इस ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस ग्रुप से जुड़ने का चार्ज 399 है। और अभी जो मैं पीडीएफ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसका पीडीएफ भी, प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन का इस महीने का पीडीएफ भी आपको इसी तेजस करंट अफेयर ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रीवियस अभी तक मई तक का पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा चुका है। अब इस ग्रुप से आप लोग कैसे जुड़े? इस ग्रुप से जुड़ने का चार्ज हमने बता दिया कि 399 इस ग्रुप से जुड़ने का चार्ज है। तेजस करंट अफेयर बैच जुड़ने का चार्ज है 399। 2 नंबर है पेमेंट का। पहला नंबर है 8375934036। पेमेंट का नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है, प्रशांत कुमार, ठीक है। और दूसरा नंबर है 9870564701 प्रणय कुमार, यह भी गूगल पे, फोन पे हर जगह अवेलेबल है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 2 में से किसी भी नंबर पे आप लोग पेमेंट कर दें और पेमेंट करने के बाद सेम नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे पेमेंट का आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दें, उसके बाद आपको पेड ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जैसे ही पेड ग्रुप आप लिंक के माध्यम से ज्वाइन करेंगे अभी तक का जितने पीडीएफ है वह ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे और आगे का पीडीएफ उसी पेड ग्रुप में आपको नियमित अंतराल पे मिलता रहेगा। अभी तक लगभग 2000 अभ्यर्थी हमारे इस तेजस करंट अफेयर पेड ग्रुप से जुड़ चुके हैं। तो आप लोग इससे जुड़कर सारे पीडीएफ, सारे करंट अफेयर के मटेरियल कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हो गया हमारे पेड ग्रुप के बारे में संक्षिप्त जानकारी। राष्ट्रीय घटनाक्रम हमने आज की इस प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन को डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है इस बार की करंट अफेयर की वह है नासा का आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन क्या है नासा का, सबसे पहले उसे समझिए। हाल ही में नासा के द्वारा आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया गया है। तो आर्टेमिस 2 मिशन भी आर्टेमिस मिशन का एक पहलू है। तो आर्टेमिस मिशन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। आर्टेमिस मिशन जो है वह नासा के द्वारा मानवयुक्त चंद्र अभियान है। आर्टेमिस मिशन यानी कि जिस प्रकार से 1960-70 के दशक में कोल्ड वार के समय में नासा के द्वारा, अमेरिका के द्वारा अपोलो को लॉन्च किया गया था, उसी प्रकार से नासा के द्वारा मानव युक्त चंद्र अभियान के रूप में आर्टेमिस मिशन को प्रारंभ किया गया है। इस मानवयुक्त चंद्र अभियान को सफल बनाने के लिए नासा के द्वारा
3 चरण में इसे 3 मिशन के माध्यम से इसे प्रक्षेपित किया जा रहा है। पहला है आर्टेमिस मिशन 1। आर्टेमिस मिशन 1 2022 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। यह मानव रहित यान था जिसे चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया था। एक डम्मी जिसे रोबोट कह सकते हैं, ठीक है, तो मानव का डम्मी बनाकर एक यान के माध्यम से चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया था आर्टेमिस 1 मिशन के जरिए। आर्टेमिस 2 मिशन जो है इसमें 4 यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया, लेकिन ये चंद्रमा की कक्षा में बाहर सतह पर नहीं उतरे, बल्कि चंद्रमा का इन्होंने परिक्रमा करके वहां की स्थिति को भांपा, ताकि आने वाले समय में आर्टेमिस 3 के माध्यम से जब वहां पर मानव को चंद्रमा पर भेजा जाएगा तो उन्हें किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इस स्थिति को भांपने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आर्टेमिस 2 मिशन के जरिए नासा के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया, चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया। कहां से भेजा गया? कैनेडी स्पेस सेंटर से इन्हें लॉन्च किया गया था और इसके लिए स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चंद्रमा का इन्होंने चक्कर लगाया और चंद्रमा का चक्कर लगाने के पश्चात ओरियन कैप्सूल से पृथ्वी पर ये चारों यात्री वापस आए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्टेमिस 3 के जरिए जो मानव को भेजा जाएगा उस मिशन को सफल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आर्टेमिस 3 मिशन 2027 ईस्वी में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 2027 में संभावित है और 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया, हालांकि ये वहां पे सतह पर उतरे नहीं थे, लेकिन उनका नाम आप लोग एक बार देख लीजिए, हो सकता है तो प्रीलिम्स में पूछा जाए। इसके जरिए आर्टेमिस 2 मिशन के जरिए नासा ने चंद्रमा की कक्षा में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा। उनमें पहले अंतरिक्ष यात्री हैं रीड वाइजमैन, दूसरे विक्टर ग्लोवर, तीसरे ये महिला हैं क्रिस्टीना कोच और चौथे जेरेमी हेंसन। ठीक है, तो यह हो गया नासा का आर्टेमिस मिशन। अब आइए इंटरनेशनल करंट अफेयर में। म्यांमार के सैन्य शासक रहे मिन आंग हलाइंग म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन बने? मिन आंग हलाइंग म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं। म्यांमार के ये 11वें राष्ट्रपति हैं। म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? नेपीडा। नेपीडा में इन्होंने 10 अप्रैल को शपथ लिया म्यांमार के 11वें राष्ट्रपति के रूप में। कौन? मिन आंग हलाइंग। हंगरी में संपन्न संसदीय चुनाव के पश्चात टिस्जा पार्टी के पीटर मागियार नए प्रधानमंत्री बने। यानी कि हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मागियार बने हैं। पीटर मागियार किस पार्टी से संबंधित है? टिस्जा पार्टी से संबंधित हैं और 199 सीटों में इन्होंने 138 सीटें प्राप्त की है, लगभग 2/3 बहुमत इन्होंने प्राप्त की है। वहां विगत 16 वर्षों से प्रधानमंत्री रहे विक्टर ऑर्बन की फिडेज पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। यानी कि अभी नए प्रधानमंत्री हंगरी के कौन बने हैं? पीटर मागियार। और इन्होंने किसको पराजित किया? तो विक्टर ऑर्बन को पराजित किया। विक्टर ऑर्बन विपक्षी दल, उनकी पार्टी का नाम फिडेज पार्टी, और वर्तमान समय में जो पार्टी ने जीत दर्ज की है उसका नाम है टिस्जा पार्टी। आप लोग याद रखेंगे, हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मागियार और म्यांमार के नए राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग। अगला है भारतीय उपराष्ट्रपति की श्रीलंका यात्रा। भारतीय उपराष्ट्रपति की श्रीलंका यात्रा 19-20 अप्रैल 2026 ईस्वी को संपन्न हुआ। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति हैं और 19 और 20 अप्रैल 2026 को इनकी श्रीलंका यात्रा संपन्न हुई। किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, इसीलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि पहली बार कोई भारतीय उपराष्ट्रपति श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं द्विपक्षीय यात्रा के लिए। ठीक है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस दौरान श्रीलंका ने भारत के नेतृत्व वाले IBCA में शामिल होने का निर्णय लिया है। IBCA क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है और हाल ही में आप देखेंगे 1 जून को भारत में IBCA की पहली बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे कार्यक्रम का। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो श्रीलंका ने हाल ही में इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। तो यह है भारतीय उपराष्ट्रपति की श्रीलंका यात्रा। एक और काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा है जो काफ़ी याद रखने लायक है, वो यह है हाल ही में किस देश के शासन प्रमुख ने अपनी पहली एशियाई दौरे में भारत की आधिकारिक यात्रा की है? ऑस्ट्रिया के क्रिश्चियन स्टॉकर। यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑस्ट्रिया के क्रिश्चियन स्टॉकर की पहली एशियाई दौरा हुई है इस बार, और पहली एशियाई दौरे के लिए उन्होंने जिस देश को चुना उस देश का नाम है इंडिया। यानी कि पहली एशियाई दौरे के दौरान ऑस्ट्रिया के
शासन प्रमुख जो है क्रिश्चियन स्टॉकर, उन्होंने भारत की आधिकारिक यात्रा की है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं? ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं और इनकी हाल ही में भारत यात्रा संपन्न हुई है 19 से 21 अप्रैल 2026 ईस्वी के बीच में। इस यात्रा के दौरान 2-3 चीज़ें काफ़ी याद करने वाली चीज़ है। पहला वो यह है कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 2009 ईस्वी में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा पर समझौता हुआ था। एक प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे सीपा के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में वर्ष 2009 ईस्वी में संपन्न हुआ था। इसके तहत दोनों देशों के द्वारा ट्रेड बढ़ाने पर जोर दिया गया और वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर कितना हो चुका है? 27 अरब डॉलर। लेकिन इसे 2030 ईस्वी तक बढ़ाकर 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्तमान समय में द्विपक्षीय व्यापार है 27 अरब डॉलर, 2030 ईस्वी तक बढ़ाकर कर दिया जाएगा 50 अरब डॉलर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। वर्तमान समय में कौन है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति? ली जे म्यूंग। 2026 के सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की टाइम की सूची। टाइम मैगजीन की सूची में 2026 के सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है, जिनमें से 3 लोग हैं, वे या तो भारतीय हैं या भारतीय मूल के नागरिक। 3 लोगों को इस बार शामिल किया गया है, जिनमें एक है रणवीर कपूर, आप सभी परिचित हैं रणवीर कपूर एक्टर। दूसरे हैं सुंदर पिचाई, गूगल के CEO, और तीसरे हैं विकास खन्ना। ये 3 भारतीय या भारतीय मूल के नागरिक हैं, जिसे 2026 के सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की टाइम की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी रक्षा नीति में परिवर्तित करते हुए घातक हथियारों के निर्यात पर लागू प्रतिबंध को हटा दिया है? प्रतिबंध को हटा दिया है जापान ने, यानी कि अब घातक हथियारों का भी ये अब निर्यात जापान कर सकता है। ठीक है। अगला है 10वें UN महासचिव का चुनाव। काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव का चुनाव इस समय किया जा रहा है और महासचिव के चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। महासचिव का चुनाव कैसे होता है पहले उसे समझिए। महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्य में से 5 सदस्य जो होते हैं वे अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा महासचिव का चुनाव किया जाता है। तो इस बार महासचिव का चुनाव किया जा रहा है और महासचिव के चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कौन कौन से 4 उम्मीदवार हैं इसे जानना जरूरी है। पहले उम्मीदवार हैं मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति है मिशेल बैचलेट। दूसरे उम्मीदवार हैं रेबेका ग्रीनस्पैन, आपने नाम सुना होगा, कोस्टारिका के पूर्व राष्ट्रपति और अंकटाड के महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन, ये भी UN महासचिव का चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे उम्मीदवार हैं राफेल ग्रोसी, IAEA के प्रमुख हैं। और चौथे उम्मीदवार हैं मैकी साल, सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति व अफ्रीकन यूनियन के पूर्व चेयरमैन हैं। यही 4 उम्मीदवार UN महासचिव का चुनाव लड़ रहे हैं। और वर्तमान समय में जो नए महासचिव बनेंगे उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2027 ईस्वी से प्रारंभ होगा। 1 जनवरी 2027 ईस्वी से ये 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। 5 साल के लिए ये आगे कार्यभार संभालेंगे। अब सवाल है कि ये तो 10वें UN महासचिव का चुनाव हो रहा है, तो अन्य 9 महासचिव कौन कौन हुए हैं? ठीक है। वर्तमान समय में महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, एंटोनियो गुतेरस वर्तमान समय में UN के महासचिव हैं, जिसे UN का 9वें महासचिव आप कह सकते हैं। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं और ये लगातार 2 बार रह चुके हैं महासचिव के पद पर। 2017 ईस्वी से लगातार अभी तक हैं, यानी कि 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2026 ईस्वी तक 10 साल रहेंगे, यानी कि 5 साल का एक कार्यकाल होता है। तो 2 बार ये पद पर रह चुके हैं और फिर 1 जनवरी 2027 ईस्वी से जो नया चुनाव के बाद जो 4 उम्मीदवार से जो भी चुने जाएंगे वे उनका कार्यकाल प्रारंभ होगा अगले 5 साल के लिए। ठीक है। तो ये 9वें महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस। अन्य 8 महासचिव में पहले महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के रहने वाले, दूसरा डॉग हैमरशोल्ड स्वीडन, यूथांट वर्मा इनके साथ महत्वपूर्ण यह है कि पहले एशियाई महासचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई महासचिव।
संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई महासचिव कौन है? यू थंड, जो कि बर्मा के रहने वाले। तो पहले ट्रिगविली नॉर्वे, डॉग हैमरशोल्ड स्वीडन, यू थंड बर्मा, कट वाल्डहाइम ऑस्ट्रिया, जेवियर पेरेज द क्विलर पेरू, बुतरस बुतरस घाली मिस्र, कोफी अन्नान घाना, बान की मून दक्षिणी कोरिया, एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल, जो कि पिछले 2 बार से महासचिव हैं और अभी चुनाव होने वाला है 10वें महासचिव का। ठीक है, तो यह हो गया यूएन महासचिव के बारे में जानकारी। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्थिकी परिदृश्य। ठीक है, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकें। और अगर नए हैं आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब हम लोग आर्थिकी का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आर्थिकी परिदृश्य में सबसे पहला है वित्त वर्ष 25-26 का भारत का आयात निर्यात। ठीक है, भारत के आयात में भी वृद्धि हुई है और भारत के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। कितना आयात निर्यात रहा है, डेटा हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। वित्त वर्ष 25-26 में कुल निर्यात वस्तु और सेवा दोनों को मिलाकर कुल निर्यात जो भारत का रहा वह लगभग 860 अरब डॉलर का रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 4.22% की वृद्धि हुई है। तो वित्त वर्ष 25-26 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा है? लगभग 860 अरब डॉलर। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4.22% की वृद्धि हुई है। कुल आयात भारत का रहा है 979 अरब डॉलर के आसपास, 979 अरब डॉलर। कुल निर्यात 860 अरब डॉलर, कुल आयात 979 अरब डॉलर। आयात में भी वृद्धि हुई है, 6.47% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो निर्यात 860 अरब डॉलर, वृद्धि 4.22%, आयात 979 अरब डॉलर, वृद्धि 6.47%। यह हो गया भारत का टोटल वस्तु प्लस सेवा का आयात निर्यात और व्यापार। अब हम लोग थोड़ा सा अलग अलग देख लीजिए, वस्तु का व्यापार और सेवा का व्यापार, डेटा थोड़ा सा अलग देख लीजिए। हो सकता है स्टेटमेंट टाइप का सवाल पूछे तो वहाँ पर यह सवाल पूछा जा सकता है। अगर वस्तु व्यापार में पूछा जाए तो वस्तु निर्यात देखेंगे सबसे पहले। तो वस्तु निर्यात जो है 400, ये जो कुल निर्यात 860 अरब डॉलर है उसमें से वस्तु निर्यात हुआ 441.78 अरब डॉलर का। इसमें भी पिछले वर्ष की तुलना में 0.9% की वृद्धि हुई है। और वस्तु आयात जो है 774.98 अरब डॉलर, यानी कि लगभग 775 अरब डॉलर का वस्तु आयात हुआ है। इसमें वृद्धि हुई है 7.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वस्तु के संदर्भ में हमारा व्यापार घाटा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम निर्यात कम कर रहे हैं और आयात ज़्यादा कर रहे हैं, तो यानी कि व्यापार घाटा हुआ। कितना घाटा हुआ? 330 अरब डॉलर के आसपास घाटा हुआ। ठीक है, यह हो गया वस्तु आयात निर्यात। अब देखते हैं सेवा व्यापार। सेवा निर्यात हमारा हुआ है 418 अरब डॉलर, जिसमें 8% की वृद्धि हुई है पिछले बार की तुलना में। और सेवा आयात हुआ है हमारा 204 अरब डॉलर, जिसमें से लगभग 2% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वस्तु के संदर्भ में आयात ज़्यादा था, निर्यात कम था, इसीलिए हमारा व्यापार घाटा हुआ। लेकिन सेवा के संदर्भ में आप देखेंगे आयात कम है और निर्यात ज़्यादा है। हम ज़्यादा दूसरे देशों को हम ज़्यादा बाहर भेज रहे हैं, यानी कि हमारा ट्रेड यहाँ पे सरप्लस हुआ सेवा के संदर्भ में। तो सरप्लस कितना है? अब माइनस करेंगे तो 213.89 अरब डॉलर। ठीक है, तो वस्तु के संदर्भ में अगर स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछा जाएगा तो वस्तु व्यापार के संदर्भ में भारत का व्यापार घाटा हुआ है और सेवा व्यापार के संदर्भ में भारत का ट्रेड सरप्लस यानी कि व्यापार अधिक चल रहा है। ठीक है, कुल व्यापार, कुल आयात निर्यात और वस्तु आयात निर्यात, सेवा आयात निर्यात हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ये डेटा को आप लोग डेली 1 बार 2 बार पीडीएफ को आप लोग देखिए, वीडियो को देखिए, तो आपका लगातार ये डेटा जो है आपके मस्तिष्क में वह बैठ जाएगा। यह हो गया ट्रेड। अब आइए भारत के रक्षा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप कोल्ड वार का समय देखेंगे तो एक समय ऐसा था जो भारत दूसरे देशों से सिर्फ आयात करता था, निर्यात काफ़ी नगण्य मात्रा में था। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे तो भारत के रक्षा निर्यात में काफ़ी वृद्धि हो रही है। और रक्षा निर्यात में वृद्धि का जो मुख्य कारण है वह मेक इन इंडिया कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम, ये 2 की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी भूमिका के कारण 2025-26 में भी भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है। और 24-25 की तुलना में पिछले
2024 वित्त वर्ष की तुलना में 62.66% रक्षा उत्पाद के निर्यात में वृद्धि हुई है। कितना हुआ है निर्यात बढ़कर? 38,424 करोड़ रुपया। समझ रहे हैं, इतना करोड़ का निर्यात हुआ है, 38,424 करोड़ का निर्यात हुआ है। ठीक है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है 54.84% और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी है 45.16%। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है 62.66%, रक्षा निर्यात रहा 38,424 करोड़ रुपया। सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 54-55% और निजी क्षेत्र की 45%। अब आइए मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा। हर 2 माह पे समीक्षा की जाती है आरबीआई के द्वारा और इस बार भी की गई है, तो उसका डेटा पब्लिश हुआ है। इसके बाद अगला डेटा जो है द्वैमासिक समीक्षा वो जून में की जाएगी। तो जून वाला जो डेटा हम डिस्कस करेंगे यानी कि आपकी अगस्त की मैगजीन में आएगी, वो डेटा फिर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि 26 जुलाई के एग्जामिनेशन है पीटी का। 26 जुलाई से पहले अगस्त की मैगजीन आ चुकी होगी, मैं उसको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा। रेपो दर 5.25, रिवर्स रेपो दर 3.35, बैंक दर 5.5, एसडीएफ दर 5%। ठीक है, इसके अलावा द्वैमासिक समीक्षा में 2026-27 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.9% रखा गया है। ये जो मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है, तो मौद्रिक नीति में कितने सदस्य होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मौद्रिक नीति में टोटल 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में 3 सदस्य आरबीआई के प्रतिनिधि होते हैं और 3 सदस्य केंद्र के द्वारा मनोनीत होते हैं। अभी वर्तमान समय में 6 सदस्यों में जो आरबीआई के प्रतिनिधि हैं 3, उनमें संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर, पूनम गुप्ता और इंद्रनील भट्टाचार्य। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नागेश कुमार, स्वागत भट्टाचार्य और राम सिंह शामिल हैं। तो मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य हैं और यही 6 सदस्य मिलकर उसकी समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। पिछले वर्ष भी जब 10 साल पूरे हुए थे तो हमने वीडियो में डिस्कस किया था और यह सवाल एईडीओ में जो 14 तारीख को एग्जामिनेशन हुई थी, एईडीओ में सेकंड शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन थी जीएस की, उसमें पूछा गया था कि तरुण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, तो आप लोग इन वर्ड पे भी ध्यान दिया करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 11 साल पूरे हो गए। सवाल है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई और 8 अप्रैल 2026 ईस्वी को अपनी शुरुआत के इसने 11 वर्ष इस स्कीम ने पूरे कर लिए। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब? 8 अप्रैल 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी शुरुआत की गई? तो लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों का वित्तीय सशक्तिकरण के उद्देश्य से। जो एमएसएमई स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहता है और उनको वित्तीय चुनौतियां हैं, तो सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान किए जाते हैं और इस ऋण का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति अपना स्टार्टअप को प्रारंभ कर सकता है। ऋण की 4 श्रेणियां हैं, इन चारों श्रेणियों को आपको याद रखना होगा। 4 श्रेणियों में शिशु ऋण, इसके तहत 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। जब आप शिशु ऋण मान लेते हैं कि स्टार्टअप आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं, 50,000 रुपये आपने लोन लिया शिशु ऋण के तहत, फिर इसको जब आप चुका देंगे तो फिर आप किशोर ऋण लेने के लिए योग्य हो जाएंगे, जिसमें 5 लाख रुपये तक का आपको ऋण दिया जाएगा। फिर इसे चुकाने के बाद तरुण के तहत आपको 10 लाख रुपये तक का ऋण लोन दिया जा सकता है। और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 24-25 केंद्रीय बजट में तरुण प्लस की भी घोषणा की गई, जिसके तहत 10 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। तो वर्तमान समय में मुद्रा ऋण के तहत 4 श्रेणियों के तहत लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। शिशु ऋण 50,000 रुपये, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख, तरुण 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का। ठीक है, अभी तक कुल स्वीकृत ऋणों में 74% शिशु ऋण, 24% किशोर और 2% तरुण ऋण प्रोवाइड किया जा चुका है। पिछले 11 वर्षों में लाभार्थियों को कुल 40 लाख करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिया जा चुका। समझिए कितनी बड़ी राशि है। 40 लाख करोड़ रुपए ऋण के रूप में स्टार्टअप करने वाले को, एमएसएमई करने वालों को केंद्र सरकार के द्वारा मुद्रा योजना के तहत दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म इकाइयों की ऋण सुरक्षा के लिए ऋण गारंटी कोष की स्थापना 2016 ईस्वी में की गई थी। तो यह हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, अब आइए नीति आयोग का पुनर्गठन। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, नीति आयोग का पुनर्गठन।
देखिए जो नीति आयोग है, नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, हाल ही में इसका पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन कर नए उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी को नए उपाध्यक्ष बनाया गया। पहले सुमन के बेरी थे और उनके जगह पे नए उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी को बनाया गया है। इसके साथ साथ नए उपाध्यक्ष के साथ साथ नीति आयोग के पुनर्गठन में 4 नए पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है, 4 नए पूर्णकालिक सदस्य बने हैं, याद रखेंगे। 4 नए पूर्णकालिक सदस्य में डॉक्टर एम श्रीनिवास, एम्स दिल्ली के डायरेक्टर, प्रोफेसर अभय करंदीकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव, केवी राजू, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, और गोवर्धन दास, IISER के निदेशक। IISER का मतलब क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। IISER के निदेशक गोवर्धन दास। ठीक है, तो ये 4 नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए, यानी कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अशोक लाहिड़ी को नए उपाध्यक्ष और 4 नए पूर्णकालिक सदस्यों की उसमें नियुक्ति की गई है। वर्तमान समय में पहले से 1 पूर्णकालिक सदस्य थे और 4 नए पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए, तो वर्तमान समय में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या बढ़कर हो गई है 5। एक पहले से राजीव गौड़ा इसमें पहले से पूर्णकालिक सदस्य थे। वर्तमान समय पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, क्योंकि इनमें 4 प्लस में 1 राजीव गौबा, ठीक है, पहले से हैं। तो वर्तमान समय में अगर नीति आयोग को देखा जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं पदेन सदस्य के रूप में। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य में 5 का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। वित्त वर्ष 25-26 में भारतीय कंपनियों के द्वारा IPO के माध्यम से, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO के माध्यम से 1,79,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिनमें 122 कंपनियां शामिल हैं। यानी कि IPO के माध्यम से 122 कंपनियां मिलकर 1.79 लाख करोड़ रुपया जुटाए हैं भारतीय कंपनियों ने। ठीक है, अब कुछ डेटा हम लोग देख लेते हैं। 2025-26 में बागवानी उत्पादन संबंधी कृषि मंत्रालय का अग्रिम अनुमान। ठीक है, बागवानी उत्पादन से संबंधित कृषि मंत्रालय का अनुमान, कुल बागवानी उत्पादन का अनुमान है 370.85 मिलियन टन। ठीक है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 0.11 मिलियन टन की वृद्धि हुई। कुल क्षेत्रफल बागवानी उत्पादन से संबंधित 30.13 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, फल उत्पादन एक जो अनुमान लगाया गया है 118.68 मिलियन टन और सब्जी उत्पादन 217.80 मिलियन टन। कुल बागवानी उत्पादन 370.85 मिलियन टन, यह अनुमान लगाया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब आइए वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वृद्धि दर का पूर्वानुमान, यानी कि जो वित्त वर्ष 2026-27 अभी चल रहा है, तो विभिन्न अनुमान लगाने वाली एजेंसियों के द्वारा भारत की वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया गया है। IMF का कहना है कि भाई भारतीय इकोनॉमी जो है वह 2026-27 में 6.5% की दर से ग्रोथ रेट को प्राप्त करेगी, यानी कि GDP ग्रोथ रेट भारत का 6.5% 6.5% रहेगा। IMF ने अपनी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है। वहीं वर्ल्ड बैंक कहता है कि नहीं, 6.5% नहीं, IMF का अनुमान अपना अलग है, लेकिन वर्ल्ड बैंक कहता है कि 6.6% भारत की वृद्धि दर रहेगी। वहीं ADB का कहना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका एशियाई विकास बैंक, इसका कहना है कि भारत की GDP की वृद्धि दर जो है 6.9% रहने की संभावना है वित्त वर्ष 26-27 में। आप लोग याद रखेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज रखा है। IMF 6.5%, वर्ल्ड बैंक 6.6% और ADB 6.9%। अगला है भारत न्यूजीलैंड के मध्य मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, कब हुआ? दोनों के बीच करार हुए हैं 27 अप्रैल 2026 को। भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के जो समकक्ष हुए उनके दोनों के बीच में 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर हुआ। और इम्पॉर्टेंट है कि भारत का यह 9वां व्यापार समझौता है तथा महिलाओं के द्वारा लीड किया गया। भारत में जो अभी जो न्यूजीलैंड के साथ व्यापार डील किया गया है, इसमें भारत की जो टीम थी, उस टीम में सारे के सारे मेंबर महिला थी।
महिला मेंबर सारी की सारी थी। और ऐसा पहली बार हुआ है कि महिला जिसमें टीम में शामिल हो, महिलाओं के द्वारा लीड किया गया हो, और सबसे कम समय में वार्ता के जरिए न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। और यह भारत का 9वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, 9वां व्यापार समझौता है भारत का। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ हुआ। कब? 27 अप्रैल 2026 को। इस संदर्भ को भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें कहा गया कि भारत के सभी उत्पाद न्यूजीलैंड को निःशुल्क निर्यात किए जाएंगे। ठीक है, न्यूजीलैंड आने वाले आगामी 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। कहा गया है कि आने वाले 15 सालों में न्यूजीलैंड कोशिश करेगा कि भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करे। भारत ने न्यूजीलैंड को 70.3% शुल्क श्रेणियों पर टैरिफ में रियायत की घोषणा की है। वहीं संवेदनशील होने के कारण 29.97% को इससे बाहर रखा है। यानी कि लगभग 70% शुल्क के दृष्टिकोण से लगभग 70% वस्तुओं पर भारत ने भी टैक्स में रियायत की घोषणा की है। लेकिन लगभग 30% ऐसे हैं, मूल्य के दृष्टिकोण से ऐसे वस्तु हैं लगभग 30% जो भारत के संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, दुग्ध सेक्टर है, डेयरी फार्मा है, ठीक है, सब्जी वाला सेक्टर हो गया, तो संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण उसमें रियायत नहीं दी गई। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह आप देखेंगे चाहे किसी के साथ ट्रेड डील हो, यूरोपियन यूनियन के साथ हो या फिर अमेरिका के साथ, तो अभी पूरी फाइनली हुआ नहीं है, तो इसमें भारत के द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों को ध्यान रखा जा रहा है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का 9वां व्यापार समझौता हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। यह इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारत, इसकी रैंकिंग में भारत में काफ़ी गिरावट आ गई है। आप देखेंगे कि 2024 ईस्वी में विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी में हम पहुंच चुके थे। विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी 2024 में हम पहुंच चुके थे, लेकिन अभी 2026 में हम फिर से 6ठे नंबर पे आ गए हैं। हमने ब्रिटेन को पछाड़ा था, ठीक है, हमने जापान को पछाड़ा था, लेकिन फिर से हम वही 6ठे स्थान पे आ गए हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक रैंकिंग में गिरावट आई है और GDP के दृष्टिकोण से हम 6ठे स्थान पे आ चुके हैं। ठीक है, पहले नंबर पे अमेरिका की GDP है 32.38 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पे है चाइना 20.85 ट्रिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पे है जर्मनी 5.45 ट्रिलियन डॉलर। जापान की इकोनॉमी है 4.38 ट्रिलियन डॉलर। UK की इकोनॉमी है 4.26 ट्रिलियन डॉलर। और 6ठे नंबर पे फिर से हम भारत पहुंच चुका है, उसकी इकोनॉमी है 4.15 ट्रिलियन डॉलर। 2024 में हम चौथे स्थान पे पहुंच चुके थे, ठीक है। फिर 2025 में हम खिसक कर फिर से हम 5वें स्थान पर आए। जापान हमको पीछे छोड़ दिया और फिर UK भी हमें पीछे छोड़ते हुए चला गया और हम फिर यहाँ पर 6ठे नंबर पर आ चुके हैं, ठीक है। तो भारत है 6ठे नंबर पर 4.15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ। और 7वें नंबर पे भारत के ठीक नीचे फ्रांस है 3.60 ट्रिलियन डॉलर के साथ, ठीक है। तो भारत के ऊपर जो है 5वें नंबर पे UK और नीचे जो है 7वें नंबर पे फ्रांस है, ठीक है। तो यह हो गया GDP के दृष्टिकोण से भारतीय इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो कि IMF के द्वारा जारी की गई है। यह भी डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की जलवायु प्रतिबद्धता जो COP26 में हमने पंचामृत की घोषणा की थी, उसके प्रति भारत कितनी तेजी से कदम बढ़ा रहा है उसको स्पष्ट करता है। भारत में गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता, ठीक है, हमने लक्ष्य रखा था COP26 के तहत कि 2030 ईस्वी तक कुल विद्युत उत्पादन का 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से हम प्राप्त करेंगे। और 2030 ईस्वी से पूर्व ही हमने इस बार मेरे ख्याल से दिसंबर 2025 में हमने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अभी हमारी कुल स्थापित क्षमता जो है 283.46 गीगावाट है, गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता, ठीक है, 283.46 गीगावाट है 31 मार्च तक की डेटा के अनुसार। इसमें सारा यहाँ पे लिखा हुआ है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, लघु जैव,
लघु जल विद्युत, बृहद जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी। सारे को याद रखना संभव नहीं है और सारे एग्जामिनेशन में पूछा भी नहीं जाएगा, ऐसा डेटा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग कुछ चीज़ों को याद रखें, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में खासकर भारत काफ़ी तरक्की कर रहा है, ठीक है। सौर ऊर्जा आप देखेंगे 2014 में सिर्फ हम 2 गीगावाट का उत्पादन करते थे 2014 में, लेकिन इस समय 2026 में बढ़कर सीधे 150 गीगावाट हो चुका है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा में भी काफ़ी तेजी वृद्धि देखने को मिली है। तो इन दो को आप लोग याद रखें। भारत की कुल गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता 283.46 गीगावाट है, जिसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 150 गीगावाट और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 56 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा आप लोग याद रखेंगे, परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी है 8.78 गीगावाट और इसके साथ महत्वपूर्ण यह है कि 2047 ईस्वी तक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन हमने 100 गीगावाट लक्ष्य रखा है। याद रखेंगे 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है। वर्तमान समय में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है 8.78 गीगावाट, ठीक है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, यानी कि विश्व में ये हमने ब्राज़ील को छोड़कर हम तीसरे स्थान पर आए हैं। पहले नंबर पे यूएसए था, दूसरे नंबर पे चाइना था, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील था। ब्राज़ील को हमने पछाड़ दिया और ब्राज़ील को कट करके अब तीसरे नंबर पे इंडिया हो गया, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से भारत विश्व का तीसरा बड़ा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है, ठीक है। COP26 में भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट विद्युत उत्पादन की घोषणा की थी, जिसका 50% से अधिक अभी तक हमने प्राप्त कर लिया है। हमने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक हमको 500 गीगावाट उत्पादन करना है, जिसका 50% जो होगा वह गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों का होगा। तो अभी तक हमने 283 गीगावाट प्राप्त कर लिया है, यानी कि कुल का लगभग 50% से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका यह सेक्शन भी आपका जो इकोनॉमी सेक्शन था वह फिनिश हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार तेजस करेंट अफेयर के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लें। तेजस करेंट अफेयर ग्रुप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बेहतर नोट्स और करेंट अफेयर से संबंधित मटेरियल अवेलेबल कराने के लिए ग्रुप लॉन्च किया गया है, तेजस 2.0 करेंट अफेयर, ठीक है। इसके तहत आपको जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने तक प्रत्येक महीने प्रत्युत्तर दर्पण मंथली मैगजीन के शॉर्ट नोट्स, प्रत्येक महीने बिहार करेंट अफेयर का आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा। इसके अलावा 15 दिन के अंतराल पे पीआईबी का नोट्स, इसके अलावा न्यूज पेपर का भी नोट्स इसके तहत प्रोवाइड किया जाएगा। परीक्षा मंथन मैगजीन, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, आदि सारे इसके तहत नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जितने यूट्यूब पे कंटेंट प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से डिस्कस किए जा रहे हैं वो सारे कंटेंट जो है आपको इसी तेजस करेंट अफेयर ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसे जुड़ने का फी काफ़ी कम चार्ज रखा गया है, 399 फी इसका रखा गया है। और इस 399 फी को आप लोग पे कैसे करेंगे, तो पे करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 8375934036 प्रशांत कुमार, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप लोग कर सकते हैं। और दूसरा 9870564701 प्रणय कुमार, यहाँ पे भी आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप लोग डायरेक्ट कॉल या मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जुड़ने के लिए डायरेक्ट आप लोग पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद दोनों नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग व्हाट्सएप पे भेज दें, आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। अभी तक के सारे मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएंगे और आगे का पीडीएफ आपको उसी पेड ग्रुप तेजस में आपको मिलता रहेगा, एग्जामिनेशन होने तक, 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होने तक, ठीक है। अब आइए, राष्ट्रीय खत्म हो गया, अंतर्राष्ट्रीय खत्म हो गया, आर्थिकी खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान की ओर, जिसमें प्रमुख नियुक्तियां हम लोग सबसे पहले देखेंगे। प्रमुख नियुक्ति में पहली नियुक्ति है अनंत स्वरूप, फिक्की के नए महासचिव बने हैं अनंत स्वरूप, ठीक है। बीपीसीएल के नए एमडी बने हैं संजय खन्ना। इंडिगो के नए सीईओ बने हैं विलियम वॉल्स। यूके में भारत के नए उच्चायुक्त बनाया गया है पेरियासामी कुमारन को। और बेल्जियम व ईयू में भारत के नए राजदूत बने हैं प्रणय वर्मा, ठीक है। तो प्रमुख नियुक्ति में पहली नियुक्ति फिक्की के नए महासचिव किसे बनाया गया, अनंत स्वरूप फिक्की के नए महासचिव बने। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना बने हैं। इंडिगो के नए सीईओ विलियम वॉल्स को बनाया गया है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं पेरियासामी कुमारन। और बेल्जियम व ईयू में भारत के नए राजदूत बने हैं प्रणय वर्मा। अगला है नमस्ते कार्यक्रम। नमस्ते का पूरा नाम क्या है,
नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी कि जो सफाई कर्मी हैं, सीवर व सेप्टिक टैंक कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और आजीविका को प्रोत्साहन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बजट 2023-24 में नमस्ते कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इससे संबंधित मंत्रालय है सामाजिक न्याय मंत्रालय तथा शहरी व आवास मंत्रालय, इससे संबंधित जुड़ा हुआ है नमस्ते कार्यक्रम से। तो चर्चा में था नमस्ते कार्यक्रम, इसीलिए हमने इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आइए महत्वपूर्ण अवार्ड। महत्वपूर्ण अवार्ड में पहला अवार्ड है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। फेमिना मिस इंडिया 2026 साध्वी सतीश सैल ने जीता। एबेल पुरस्कार 2026 का, एबेल पुरस्कार जो है वह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है एबेल पुरस्कार को। 2026 का एबेल पुरस्कार गर्ड फाल्टिंग्स को दिया गया है। ठीक है, 2026 का प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया है जो कि वास्तुकला क्षेत्र से संबंधित है अस्मील जान एरेडिक क्लार्क को, जो कि चिली से संबंधित है। ठीक है, एबेल पुरस्कार दिया गया है गर्ड फाल्टिंग्स को और प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया है अस्मील जान एरेडिक क्लार्क को, जो कि चिली से संबंधित है। एबेल पुरस्कार गणित क्षेत्र में दिया जाता है और प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला में दिया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई दिल्ली, इसमें कई सारे अवार्ड प्रदान किए गए हैं जिनमें आप देखेंगे पाथ ब्रेकिंग फिल्म ऑफ द ईयर, पाथ ब्रेकिंग फिल्म ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? सैयारा को। मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म ऑफ द ईयर सीता रे जमीन पर मूवी को दिया गया है मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर अनुपम खेर को तन्वी द ग्रेट मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धुरंधर फिल्म के लिए रणवीर सिंह को दिया गया है। बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड दिया गया है शुभांगी दत्त को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 3 लोगों को दिया गया जिनमें शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र और नंदमुरी बालकृष्ण जो कि साउथ के एक्टर हैं, इनको दिया गया। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 3 लोगों को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और बालकृष्ण। यह हो गया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई दिल्ली, पहली बार आयोजित किया गया। अगला है विजडन क्रिकेट सम्मान 2026। ठीक है, इसमें नाम शामिल होना ही अपने आप में काफ़ी प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। विजडन क्रिकेट सम्मान, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर मिशेल स्टॉक ऑस्ट्रेलिया, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर भारत के दीप्ति शर्मा को, विजडन ट्रॉफी दिया गया है भारत के शुभमन गिल को, लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड भारत के अभिषेक शर्मा को। ठीक है, विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटर, उनमें 4 भारत के हैं और 1 इंग्लैंड का है। 4 भारत के, उनमें शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज शामिल हैं और इंग्लैंड के 5वें जो हैं वे इंग्लैंड के हैं हसीब हमीद। ठीक है, तो यह हो गया विजडन का क्रिकेट सम्मान 2026। इसमें आप देखेंगे कि भारतीय क्रिकेटकों की भरमार है। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा भारत, विजडन ट्रॉफी शुभमन गिल भारत, लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अभिषेक शर्मा को दिया गया। और विजडन के वर्ष के जो 5 क्रिकेटर चुने गए हैं उनमें 4 क्रिकेटर भारत के हैं, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज। चलिए आगे हम लोग अवार्ड की ओर बढ़ते हैं। भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले भारत के तीसरे थल सेनाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले भारत के तीसरे थल सेनाध्यक्ष बने हैं। अगला है भारतीय तीरंदाज शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी संघ ने 2025 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज घोषित किया है। 2025 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज किसे घोषित किया गया? भारतीय तीरंदाज हैं शीतल देवी। साहित्य अकादमी ने 3 साहित्यकारों को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अपनी महत्तर सदस्यता से सम्मानित करने की घोषणा की है। ये 3 साहित्यकारों में प्रतिभा राय उड़िया से संबंधित हैं, सिंधी से संबंधित है लक्ष्मी खिलानी और उर्दू से संबंधित है अब्दुस समद। अब आइए महत्वपूर्ण बुक्स। अवार्ड हमने देख लिया, खेलकूद हमने देख लिया, अब आइए महत्वपूर्ण बुक्स। बुक्स में टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। 7 डेथ्स ऑफ काशी
मुकुल कुंद्रा के द्वारा लिखी गई है। और द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज किनके द्वारा लिखी गई है? मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा। ये 3 बुक्स महत्वपूर्ण है, टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मृत्यु, 7 डेथ ऑफ काशी मुकुल कुंद्रा और द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड मनोज मुकुंद नरवाने। महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय नौवहन दिवस मैरीटाइम डे 5 अप्रैल। समता दिवस 5 अप्रैल को, समता दिवस जो है वह जगजीवन राम की जन्मतिथि पर मनाई जाती है, समता दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय नौवहन दिवस 5 अप्रैल, समता दिवस 5 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह हो गया महत्वपूर्ण दिवस। अब आइए मिशन मित्रा, काफ़ी चर्चा में रहा है मिशन मित्रा। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा इसे भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मित्रा का पूरा नाम हम लोग समझते हैं कि आखिर यह है क्या मिशन मित्रा। मित्रा का मतलब हो गया मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स रिस्पॉन्स असेसमेंट। ठीक है, यह बेसिकली इसरो एवं भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान के द्वारा शुरू किया गया एक टीम व्यवहार अध्ययन है। ठीक है, लेह लद्दाख में प्रारंभ किया गया मिशन मित्रा। इसके तहत गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के प्रदर्शन और मानसिक शारीरिक प्रतिक्रिया का आकलन करता है। ठीक है, गगनयान मिशन जब लॉन्च किया जाएगा तो वहाँ जो अंतरिक्ष यात्री प्रक्षेपित किए जाएंगे, 4 मेरे ख्याल से इसका चयन किया गया गगनयान के लिए, वहाँ पे 3 दिन रुकेंगे, 4 अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है। तो जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उन पर किस प्रकार के उनको विपरीत हालात का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, उनकी शरीर किस प्रकार से वर्क करेगी, तो इसका इमेजिनेशन कर एक टीम व्यवहार अध्ययन पेश करता है मिशन मित्रा। ठीक है, इसरो के द्वारा और भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान के द्वारा यह किया जा रहा है। कहां पर? लेह लद्दाख में। तो यह है मिशन मित्रा। अगला है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर गुजरात में पशु विज्ञान को समर्पित वन तारा यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर गुजरात में पशु विज्ञान को समर्पित वन तारा यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। अगला है दुस्तलिक युद्धाभ्यास, कहाँ पर होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। दुस्तलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है, प्रतिवर्ष होती है और इस बार का युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ है। हाल ही में रेलवे ने स्टेशन मास्टर या स्टेशन सुपरिंटेंडेंट का नाम बदलकर स्टेशन मैनेजर कर दिया है। ठीक है, पहले भी देखेंगे तो गुड्स गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर किया जा चुका है। गुड्स गार्ड, इसका नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया। ठीक है, ट्रेन मैनेजर। और अब स्टेशन मास्टर का नाम बदलकर कर दिया गया है स्टेशन मैनेजर। मुंबई में एक नीलामी कार्यक्रम में प्रख्यात भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की ऑयल पेंटिंग यशोदा और कृष्ण 167 करोड़ रुपए में बिकी है। और इंटरेस्टिंग यह है, इसे अदार पूनावाला ने खरीदा है। ठीक है, 167 करोड़ में। यह आधुनिक भारतीय कला की अब तक की सबसे अधिक मूल्य वाली कृति है। ठीक है, तो मुंबई में एक नीलामी कार्यक्रम में प्रख्यात भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की ऑयल पेंटिंग यशोदा और कृष्ण 167 करोड़ रुपए में बेची गई है और वर्तमान समय में आधुनिक भारतीय कला की अब तक की सबसे अधिक मूल्य वाली यह कृति है, जिसे पूनावाला ने खरीदा है 167 करोड़ में। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की पेंटिंग होगी। चलिए अब हम लोग खेलकूद स्पोर्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, अवार्ड, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। अब खेलकूद को डिस्कस करेंगे, फिर साइंस टेक को डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी और फिर विविध को हम लोग डिस्कस करेंगे। खेलकूद, पहला खेलकूद है पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्राइबल गेम्स पहली बार भारत में आयोजित किया गया। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। इसमें मुख्य रूप से 7 खेल शामिल किया गया: एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती। ये 7 खेल जो थे ये इस बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के हिस्सा थे। इसमें प्रथम स्थान
कर्नाटक ने प्राप्त किया है। कर्नाटक ने कुल 38 पदक प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पे उड़ीसा रहा जिसे 57 पदक प्राप्त हुआ। अब सवाल है कि पहले नंबर पे कर्नाटक कैसे 38 पदक के साथ और दूसरे नंबर पे उड़ीसा कैसे 57 पदक के साथ। वो इसीलिए क्योंकि स्वर्ण पदक कर्नाटक का ज़्यादा है और जिसका स्वर्ण पदक ज़्यादा रहता है और कम पदक उसको ओवरऑल रहते हैं, इसके बावजूद वह पहले नंबर पर रहता है। ठीक है, तो कर्नाटक यहाँ पर भले 38 पदक कर्नाटक ने जीता हो और उड़ीसा ने 57 पदक जीता हो, लेकिन स्वर्ण पदक कर्नाटक का 23 है और उड़ीसा का 21 है, इसीलिए कर्नाटक पहले नंबर पे है और उड़ीसा दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जिसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है, इसमें 7 खेल शामिल हैं। एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, तैराकी एवं कुश्ती। पहले स्थान पे कर्नाटक 38 पदक के साथ, यहाँ पे पूरा पदक लिखा हुआ आप लोग देख लेंगे, हालांकि ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले स्थान पे है कर्नाटक 38 पदक के साथ और दूसरे स्थान पे है उड़ीसा, तीसरे स्थान पे है झारखंड। व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष में मणिकांत एल कर्नाटक के रहने वाले और उड़ीसा की रहने वाली महिला में अगर देखा जाए तो अंजलि मुंडा, यानी कि व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा पदक जिन्होंने जीता पुरुष में मणिकांत एल हैं, कर्नाटक के निवासी हैं, और महिला की श्रेणी में अगर देखा जाए तो उड़ीसा की रहने वाली अंजलि मुंडा शामिल हैं। तो पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जिसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया, कर्नाटक सर्वाधिक पदों के साथ इसमें नंबर 1 पे काबिज रहा। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर महत्वपूर्ण है, तो इसका शुभंकर है मोरबीर। ठीक है, चलिए अगला है 10वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2026। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड एवं वेल्स के द्वारा इसकी मेजबानी किया जा रहा है, 10वां महिला T20 वर्ल्ड कप की। अगला है चेन्नई की 25 वर्षीय ग्रांड मास्टर वैशाली रमेश बाबू फीडे का कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है, जिसका आयोजन साइप्रस में किया गया था ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का। ठीक है, तो चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू जो है फीडे का कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। अगला है विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुआ। पहले स्थान पर है भारत 16 पदक के साथ और दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया 7 पदक के साथ। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप कहां पर संपन्न हुआ? बैंकॉक में। पहले स्थान पर है भारत 16 पदक के साथ, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 5 कांस्य पदक और 4 रजत पदक शामिल है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पर संपन्न हुआ? मंगोलिया में। पहले स्थान पे कजाकिस्तान और दूसरे स्थान पे है भारत। हाल ही में चीन में आयोजित हाफ मैराथन दौड़ में एक मानवाकार रोबोट ने, जिसे लाइटनिंग नाम था, मानवाकार रोबोट ने 21 किलोमीटर की दौड़ 50.26 मिनट में पूरी करके मानव विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। यानी कि रोबोट ने मानव के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया। हाफ मैराथन दौड़ कहां पर आयोजित किया गया? चीन के बीजिंग में। चीन में संपन्न एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों की एकल स्पर्धा में भारत के आयुष शेट्टी ने रजत पदक जीता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आयुष शेट्टी एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप रजत पदक इन्होंने जीता है। अगला है मियामी ओपन टेनिस 2026। मियामी ओपन टेनिस 2026 इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है इटली के यानिक सिनर और महिला एकल का खिताब जीती है बेलारूस की आरियाना सावालेंका। ठीक है, मियामी ओपन टेनिस 2026 इटली के यानिक सिनर पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता और बेलारूस की रहने वाली आरियाना सावालेंका महिला एकल का खिताब जीता है। अब आइए साइंस टेक के अंतर्गत। साइंस टेक में काफ़ी महत्वपूर्ण है और वह पहला है कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हासिल की क्रिटिकलिटी। ठीक है, कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर है? कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में है। तो कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी को हासिल किया। यह क्या होता है क्रिटिकलिटी? इसका तात्पर्य है स्वपोषित परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत होना। एक्चुअली आप देखेंगे कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वह 3 चरण का है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरण का, तो यह द्वितीय चरण की शुरुआत मानी जाती है क्रिटिकलिटी हासिल होने के पश्चात। ठीक है, अब ये 3 चरण क्या है? तो पहला चरण, इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करते हैं।
हैं। दूसरे चरण में ईंधन के रूप में हम प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं और तीसरे चरण में ईंधन के रूप में हम थोरियम का प्रयोग करते हैं। हमें थोरियम तक पहुंचना है। कारण क्या है कि भारत में यूरेनियम के भंडार बहुत सीमित हैं, लेकिन भारत में पर्याप्त मात्रा में थोरियम के भंडार देखने को मिलते हैं और अगर हम इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो भारत में परमाणु ऊर्जा का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन संभव हो सकेगा। तो भारत में थोरियम की उपलब्धता काफ़ी अधिक है। तो कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से भारत ने क्रिएटिविटी को हासिल किया है और रूस के बाद यह सफलता हासिल करने वाला, यह तकनीक हासिल करने वाला भारत दूसरा देश बना है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है, रूस के सहयोग से उसे तैयार किया गया है। ठीक है, अगला खेल में हम लोग चलते हैं, साइंस टेक में, वह है खेल जीनोमिक्स कार्यक्रम की शुरुआत। खेल जीनोमिक्स कार्यक्रम, जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा 2020 ईस्वी में जीनोम इंडिया परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो 2020 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अनुरूप गुजरात सरकार के द्वारा खेल जीनोमिक्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य के प्रतिभाशाली एथलीटों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का संचालन करना। तो आप लोग याद रखेंगे खेल जीनोमिक्स कार्यक्रम हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू की गई, तो वह है गुजरात के द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा का शुभारंभ किया गया। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर शुभारंभ किया गया? आंध्र प्रदेश के अमरावती स्थित SRM विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के माध्यम से क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम के क्षेत्र में विकास पर जोर दिया जा रहा है और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए लाया गया, जिसमें 2023-24 से लेकर 2030-31 ईस्वी तक 6003 करोड़ रुपए के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है और यह 4 डोमेन पर केंद्रित है: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग व मेट्रोलॉजी, क्वांटम सामग्री व उपकरण। तो केंद्र सरकार के द्वारा क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी अधिक जोर दिया जा रहा है। हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित CSIR NIIST के वैज्ञानिकों ने एक विशेष डिजाइनर चावल को विकसित किया है जो मधुमेह रोगियों के लिए काफ़ी लाभदायी होगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2026। ठीक है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2026 एनर्जी से संबंधित एक थिंक टैंक है एम्बर। तो एम्बर के द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2026 को लॉन्च किया गया है। 2025 में इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि 2025 में वैश्विक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़कर 33.8% हो गई है और पहली बार 30% को क्रॉस किया है। ठीक है, तो 2025 में वैश्विक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? 33.8%। 2025 में बिजली की वैश्विक मांग में हुई कुल वृद्धि का 75% सौर ऊर्जा से पूरा किया गया। यानी 25 में जितनी वैश्विक एनर्जी में जितनी मांग में वृद्धि हुई है उसका 75% सिर्फ हमने सोलर ऊर्जा से ही पूरा कर दिया है। भारत ने 2025 में 38 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को जोड़ा है। चीन ने सौर ऊर्जा क्षमता की वैश्विक वृद्धि में आधे से अधिक का योगदान दिया है। ठीक है, नोट: दुबई में आयोजित COP28 में सदस्य देशों ने 2030 ईस्वी तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का संकल्प लिया था और इसीलिए विभिन्न देशों के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे 31 दिसंबर 2027 के बाद HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्पादन संयंत्रों के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी न दे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि किगाली समझौता किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? तो देखिए, ओजोन परत के क्षरण से संबंधित 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, ओजोन परत के क्षरण से संबंधित पहला है वियना समझौता 1985 में हुआ और दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ठीक है, ये दोनों ओजोन परत के क्षरण से संबंधित हैं। ठीक है, और HFC देखेंगे तो HFC जो है वह ओजोन परत को बढ़ावा, ओजोन परत क्षरण का एक महत्वपूर्ण कारक है HFC। इसीलिए
टारगेट रखा गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली समझौता में कि 2040 ईस्वी के दशक के अंत तक सभी देशों को HFC उपयोग में 80 से 85% तक कम करना है, क्योंकि HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से ही संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा इसी टारगेट के अनुरूप सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि 2027 ईस्वी के बाद HFC उत्पादन संयंत्र के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान ना किया जाए, ताकि समय रहते हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगला है भारतीय अंतरिक्ष रिपोर्ट 2025, काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष रिपोर्ट 2025 बेसिकली 2025 में अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित जो भी डेवलपमेंट हुई है उससे संबंधित है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि 2025 ईस्वी के अंत तक भारत में टोटल 144 सक्रिय अंतरिक्ष यान भारत जो है वो संचालन कर रहा है और 2025 में ही भारत ने अपने 100वां प्रक्षेपण को पूरा किया है श्रीहरिकोटा से। 100वां प्रक्षेपण का नाम क्या है? GSLV F-15 और इस दौरान हमने स्पेस डेक्स को 16 जनवरी 2015 को स्पेस डेक्स पूरा हुआ था, स्पेस डेक्स को हमने पूरा किया, आदित्य 11 को हमने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये सारे भारतीय अंतरिक्ष रिपोर्ट 2015 के मुख्य हिस्सा हैं, जिसमें 2015 में स्पेस सेक्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में CSIR ने दुर्गापुर बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष को स्थापित किया। कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया है, तो CSIR के द्वारा दुर्गापुर बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया है। भारत सरकार ने गुजरात के धोलेरा में टाटा कंपनी के द्वारा 91,000 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाले देश के पहले प्रमुख सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की मंजूरी दी है, ठीक है। तो गुजरात के धोलेरा में टाटा कंपनी और पहला प्रमुख सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र सेज की मंजूरी, इतना चीज़ों को आप लोग याद रखें। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है के शोधकर्ताओं ने ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग कर प्लास्टिक कचरे को पार्किंसंस रोग की दवा एल डोपा में परिवर्तित किया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है नासा का रोजा परियोजना, ROSA रोजा परियोजना, ठीक है। नासा ने ESA के साथ यूरोपीय स्पेस एजेंसी के रोजालिंड फ्रैंकलिन मंगल मिशन के लिए अपना रोजा परियोजना को आधिकारिक मंजूरी दी है। देखिए, पहले यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA के द्वारा ESA प्लस रसिया, इन दोनों का पहले संयुक्त अभियान था, मंगल मिशन था एक प्रकार का, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाता, तो यह मिशन मंगल की सतह के नीचे ड्रिलिंग करके प्राचीन सूक्ष्मजीवी जीवन के संकेतों की खोज करने वाला पहला मिशन था। यानी कि मंगल ग्रह पर जाना और वहाँ पर ड्रिलिंग मशीन के जरिए ज़मीन की खुदाई करना, लगभग 2-3 मीटर अंदर तक खुदाई करना और वहाँ से जीवाश्म को एकत्रित करना कि प्राचीन समय में प्राचीन सूक्ष्मजीव वहाँ पर किस प्रकार थे, उसके क्या संकेत मिलते हैं, इसका अध्ययन करना, और यह इस प्रकार का पहला मिशन था। तो प्रारंभ में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने रशिया के साथ मिलकर इस मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन रशिया यूक्रेन वार प्रारंभ हो गया और रशिया यूक्रेन वार के प्रारंभ होने के कारण रूस इसमें दिलचस्पी दिखाना कम कर दिया, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को सपोर्ट किया और दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंध खराब हो गए और परिणाम स्वरूप ही नासा इसमें आगे आया और नासा इसमें ESA के साथ एक भागीदारी के रूप में इसमें शामिल है और 2028 ईस्वी में इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसका नाम दिया गया है रोजा परियोजना, ठीक है। तो यह याद रखेंगे कि मंगल की सतह के नीचे ड्रिलिंग करके प्राचीन सूक्ष्मजीवी जीवन के संकेतों की खोज करने वाला यह पहला परियोजना है। हीमोफीलिया रोग, हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीमोफीलिया रोग से प्रभावित देश है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है अमेरिका में, दूसरे नंबर पे है भारत, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है, तो एक आनुवंशिक दुर्लभ रोग है जिसमें रक्त जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, रक्त थक्का नहीं जम पाता है, सही तरीके से रक्त थक्का नहीं जमता है, ठीक है, हीमोफीलिया। तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीमोफीलिया से प्रभावित देश है, पहले नंबर पर है USA। अगला है प्रोजेक्ट मेवेन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट मेवेन अभी हाल ही में चर्चा में रहा है ईरान वार के कारण, ठीक है।
क्योंकि ईरान के द्वारा जिस प्रकार से ड्रोन और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अमेरिका को टक्कर दिया जा रहा है, तो अमेरिका भी काफ़ी आश्चर्य में पड़ गया। तो नए नए वह अपनी खोज पड़ताल, अपने रिसर्च अनुसंधान कर रहा है, और इसी रिसर्च अनुसंधान का एक हिस्सा है प्रोजेक्ट मेवेन। अमेरिकी रक्षा विभाग का एक अत्याधुनिक AI प्रोग्राम है प्रोजेक्ट मेवेन। इसका उद्देश्य मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करके ड्रोन के द्वारा ली गई तस्वीर या वीडियो का विश्लेषण करना है। तो प्रोजेक्ट मेवेन किससे संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है, रक्षा विभाग से। हाल ही में चर्चा में रहा मेमरिस्टर क्या है? चर्चा में रहा मेमरिस्टर क्या है? मेमरिस्टर, इसको अलग अलग आप डिवाइड करेंगे तो मेमोरी प्लस रेसिस्टर, ठीक है, दो शब्दों से मिला है मेमरिस्टर। मेमरिस्टर एक प्रकार का नैनो डिवाइस है, ठीक है। यह सामान्य उपकरणों की तुलना में लगभग 10 लाख गुना कम विद्युत प्रवाह पर कार्य करने में सक्षम है मेमरिस्टर। तो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है मेमरिस्टर। तो क्या है? एक प्रकार का नैनो डिवाइस है। यह तेजस बैच के बारे में जानकारी है, जहाँ से आपको PDF प्राप्त होगी, ठीक है। तो मैं पूर्व में ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पहला पॉइंट है, उड़ीसा समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ठीक है। यानी कि समुद्री स्थानिक योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उड़ीसा। यह पहल 2019 में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु हस्ताक्षरित भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल का हिस्सा है, ठीक है। तो उड़ीसा समुद्री स्थानिक योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला है भारत के नए जलवायु लक्ष्य 2031 से 35 ईस्वी तक। काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो भारत के जलवायु लक्ष्य हैं वह COP26 में लॉन्च किए गए थे, वह 2030 ईस्वी तक का उसमें टारगेट रखा गया था। लेकिन जो नया जलवायु लक्ष्य है वह 2035 ईस्वी तक को टारगेट करता है। 2030 के बाद 2031 से 35 तक को टारगेट करता है। जैसे इसमें कहा गया था COP26 2030 का टारगेट था उसमें कि 2030 ईस्वी तक हम गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता जो है 50% तक बढ़ाकर कर लेंगे। लेकिन नए जलवायु लक्ष्य में कहा गया है कि कुल विद्युत उत्पादन में गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाकर 60% करना है। यानी कि 2030 ईस्वी तक हमको COP26 के तहत 50% प्राप्त कर लेना है, और 2035 ईस्वी तक यह टारगेट नए जलवायु लक्ष्य के तहत हमें बढ़ाकर 60% तक करना है। तो याद रखेंगे, नए जलवायु लक्ष्य के तहत अब बढ़ाकर कर दिया गया टारगेट, कुल गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता 60%, कुल विद्युत उत्पादन में हिस्सेदारी गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता का 60%, ठीक है। अगला, कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 2035 तक लगभग 47% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। यह हो गया नए जलवायु लक्ष्य। अगला है, भारत अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में ब्राजील को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। मैं आगे ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूं कि नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में, नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे USA और तीसरे नंबर पे पहले ब्राजील था। तो ब्राजील को पछाड़कर इंडिया जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। अगला है WWF राष्ट्रीय पुरस्कार। WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। WWF राष्ट्रीय पुरस्कार, इस बार का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है N अलीम यूसुफ को, ठीक है। बेसिकली इन्हें क्यों दिया गया? तो एक वनस्पति विज्ञानी हैं जो केरल में आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए AI संचालित ऐप इन्होंने विकसित किया है, N अलीम यूसुफ, ठीक है। तेलंगाना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा जैव विविधता सम्मेलन में यह अवार्ड दिया गया है। अब से यह भी सवाल प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, किस राज्य में किया गया? तो आप क्या बताएंगे? तेलंगाना। और इसी कार्यक्रम में N अलीम यूसुफ को WWF राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों? तो इन्होंने केरल में आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए AI संचालित ऐप को डेवलप किया है। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस 2026, ठीक है। अभी हमने जब मैं डिस्कस कर रहा था दिवस के बारे में, तो वहाँ पर आपको बताया था पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हर वर्ष की बात ही, इस बार भी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। थीम क्या था? आवर पावर आवर प्लैनेट्स, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, बिहार पृथ्वी दिवस 2026 का थीम है। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 1970 को विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट है, IUCN ने
अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण एम्परर पेंगुइन और अंटार्कटिक फर सील को लुप्त प्राय घोषित किया है। IUCN ने लुप्त प्राय घोषित किया है किसे? एम्परर पेंगुइन को और अंटार्कटिक फर सील को। अगला है अर्थ आवर 2026। ठीक है, अर्थ आवर 2026। अर्थ आवर 2026 28 मार्च 2026 को इस बार हुआ। अर्थ आवर 2026 मनाया गया था। ठीक है, यह प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2007 से इसकी शुरुआत हुई है। WWF के द्वारा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अर्थ आवर की शुरुआत 2007 में की गई और इस बार 28 मार्च 2026 को मनाया गया। ठीक है, भारत में अर्थ आवर के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पृथ्वी के लिए 1 घंटा दें थीम के तहत MP ग्वालियर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अर्थ आवर 2026 काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है अहमदाबाद का कंकरिया कोचिंग डिपो फाइटोरिमेडिएशन तकनीक अपनाकर भारत की पहली जल तटस्थ रेलवे सुविधा बन गया है। तो भारत की पहली जल तटस्थ रेलवे सुविधा बनने वाला स्टेशन कौन है? तो कंकरिया कोचिंग डिपो अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रथम राष्ट्रीय चमगादड़ मूल्यांकन रिपोर्ट। प्रथम राष्ट्रीय चमगादड़ मूल्यांकन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल के सहयोग से प्रथम राष्ट्रीय चमगादड़ मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है। बंगाल चमगादड़ प्रजातियों की विभिन्नता के मामले में शीर्ष पर स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। चमगादड़ प्रजातियों की विभिन्नता के मामले में, विविधता के मामले में बंगाल जो है नंबर 1 पे है। वहाँ पे टोटल 68 प्रजाति और मेघालय दूसरे नंबर पे 66 प्रजाति के साथ है। ठीक है, चमगादड़ में अगर देखा जाए तो चमगादड़ चिरोप्टेरा परिवार के जीव हैं। विश्व में स्तनधारी की जितनी भी प्रजातियां हैं चमगादड़ उनमें एकमात्र ऐसे जीव हैं जो पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक चमगादड़ विविधता कहाँ पर? बंगाल में, दूसरे नंबर पे मेघालय। अगला है भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2026 सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी की गई है। चरम मौसमी की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। काफ़ी महत्वपूर्ण है। चरम मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 99% दिनों में चरम मौसम की घटनाएं देखी गई है। आप खासकर इसे याद रखेंगे। भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 के अनुसार चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में मुड़े हुए पैर वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसे साइरटोडैक्टाइलस रायमोनाइंसिस का नाम दिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण विविध को हम लोग देख लेते हैं। जैसे चर्चा में रहा है किल स्विच बर्ड, ये बेसिकली RBI के द्वारा प्रयोग किया गया है किल स्विच बर्ड। ठीक है, RBI के द्वारा डिजिटल पेमेंट्स में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में किल स्विच बर्ड का प्रयोग किया गया। तो पूछा जा सकता है चर्चा में रहा किल स्विच बर्ड क्या है? तो डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी रोकने के सुरक्षा उपाय हैं। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? RBI के द्वारा। कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देख लेते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस महीने में दिए गए हैं। उनमें पहला है हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह मार्च में डिसीजन आया था। ठीक है, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या था हरीश राणा? इसमें कहा गया गरिमामयी मृत्यु का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत हमारे जीवन का अधिकार है और जिस प्रकार से गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है उसी प्रकार से गरिमामयी मृत्यु का भी हमें अधिकार है। हमें पीड़ादायी मृत्यु नहीं बल्कि गरिमामयी मृत्यु प्रदान किया जाना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को देखते हुए हरीश राणा को इच्छा मृत्यु प्रदान किया गया। निष्क्रिय, देखिए इच्छा मृत्यु 2 प्रकार के होते हैं। पहला इच्छा मृत्यु जो है वह सक्रिय इच्छा मृत्यु होता है और दूसरी इच्छा मृत्यु जो है वह निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होती है। सक्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को जहर देकर मार डालना, इंजेक्शन के माध्यम से उसको
जहर पॉइजन देकर उसको मार देना, ठीक है, यह सक्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के तहत धीरे धीरे जो जीवन रक्षक प्रणालियां होती है उसको धीरे धीरे हटाया जाता है और उसको एक प्राकृतिक रूप देते हुए उसको मृत्यु के कगार पे खड़ा की जाती है। और हरीश राणा के मामले में यही हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारत में पहली बार हरीश राणा मामले में किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया और इच्छा मृत्यु उसे प्रदान किया। अपने आप में भारत का एक दुर्लभ, भारतीय न्यायिक संदर्भ में देखेंगे तो एक दुर्लभ केस था, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा मामला है हंसानंदिनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में जो मातृत्व अवकाश है वह 12 सप्ताह का भारत में मातृत्व अवकाश है, ठीक है, 12 सप्ताह का। लेकिन दत्तक पुत्र के संदर्भ में जो है, दत्तक पुत्र के संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि अगर 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को आप गोद लेते हैं तब तो आपको 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिलेगा, लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चे को आप गोद लेते हैं तो 12 सप्ताह का आपको मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाएगा। और इसी कारण मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास गया, जहां पर निर्णय देते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि नहीं, यह प्रावधान पूरी तरीके से अवैधानिक है, असंवैधानिक है और सभी दत्तक माताओं को बच्चों के उन्हें सौंपे जाने की तिथि से 12 सप्ताह का उनको मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए। यानी कि जिस दिन दत्तक पुत्र को उसके माता पिता को सौंपा गया उस दिन बच्चे के प्रसव का दिन महिलाओं के प्रसव का दिन माना जाएगा और उस दिन से 12 सप्ताह तक की उनको भी छुट्टी दी जाएगी, चाहे वह दत्तक पुत्र ही क्यों ना हो। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि 12 सप्ताह की जो छुट्टी दी जाती है सिर्फ फिजिकल रेस्ट के लिए नहीं बल्कि बच्चों के साथ माता का भावनात्मक विकास हो, इसके लिए 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण केस है, हंसानंदिनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक और महत्वपूर्ण केस है चिंथाडा आनंद वर्सेस आंध्र प्रदेश। पिछली बार के भी प्रत्युत्तर दर्पण में आपके साथ डिस्कस किया गया था चिंथाडा आनंद वर्सेस आंध्र प्रदेश। इसमें मामला यह है कि एक व्यक्ति थे आंध्र प्रदेश में, मोरिंगा समुदाय अनुसूचित जाति से संबंधित, वे आंध्र प्रदेश में व्यक्ति थे अनुसूचित जाति से संबंधित। कुछ दिनों के बाद ये अनुसूचित जाति को त्याग करके यानी कि एससी को त्याग करके ये ईसाई धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब एससी वे धर्म परिवर्तन कर लिए यानी कि धर्म परिवर्तन करने के बाद अनुसूचित जाति के रूप में आपके जितने भी अधिकार प्रदान किए गए थे सारे अधिकार आपके समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उनके साथ कुछ दिन के बाद मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद जिन्होंने इनको मारा पीटा था उन लोगों पर इस व्यक्ति ने चिंथाडा आनंद ने SC/ST एक्ट के तहत उन पर FIR रजिस्टर कर दिया। तो जो व्यक्ति थे वे कोर्ट गए कि SC/ST एक्ट कैसे लग सकता है हमारे ऊपर, क्योंकि यह व्यक्ति तो अनुसूचित जाति का है ही नहीं, इन्होंने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में वो कोर्ट चले गए, आंध्र प्रदेश के द्वारा FIR को रद्द कर दिया गया। वो FIR रद्द करने के बाद ये व्यक्ति चिंथाडा आनंद जिन्होंने धर्म परिवर्तित किया था उन्होंने कहा कि नहीं, अनुसूचित जाति में चूंकि हमारा जन्म हुआ है और इसीलिए हमें अधिकार है कि अनुसूचित जाति के रूप में सारे अधिकार मिले, चाहे हमने धर्म परिवर्तन क्यों ना कर लिया हो। परिणाम स्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चले गए जहां पर हाई कोर्ट के निर्णय की चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस FIR को रद्द कर दिया और कहा कि अनुसूचित जाति में आप तभी तक अनुसूचित जाति का अधिकार आपको मिलता जब तक कि आप अनुसूचित जाति में थे, धर्म परिवर्तन करने के साथ ही आपके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक और बात स्पष्ट की है और वह कहा है कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तित कर हिंदू, सिख या बौद्ध के अतिरिक्त अन्य धर्म का पालन करता है तो वह SC का सदस्य नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सिख धर्म वह स्वीकार कर लेता है, ठीक है, सिख धर्म या फिर वह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है या फिर हिंदू धर्म में भी अन्य समुदाय में शामिल हो जाता है तो वह SC के अधिकार बरकरार रहेंगे। लेकिन वह इन तीनों के अलावा अगर किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करता है तो अनुसूचित जाति के रूप में मिलने वाले सारे अधिकार उसके समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यह हो गया चिंथाडा आनंद वर्सेस आंध्र प्रदेश का मामला, ठीक है। चलिए एक और महत्वपूर्ण नोटिस आप सभी के लिए है प्रीलिम्स बैच के अलावा।
72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन समाप्त होने के तुरंत बाद हम लोग 72वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग कार्यक्रम को भी प्रारंभ करेंगे। अगर 26 जुलाई को एग्जामिनेशन होती है तो अगस्त के फर्स्ट वीक से हमारी आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्रारंभ हो चुकी होगी, जिसमें हम लोग जीएस के दोनों सेक्शन पे हम लोग फोकस करेंगे और जीएस के सेक्शन हर एक तरीके हर एक डायमेंशन से हम लोग उसको अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कराने पर फोकस करेंगे। लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद ही दी जाएगी। ठीक है, अब आइए पीडी का अस्मरणीय तथ्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अस्मरणीय तथ्य को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंग्रेजी के अतिरिक्त स्वदेशी खासी और गारो भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषाओं के रूप में घोषित किया है? तो गारो और खासी नाम से ही आप समझ जाएंगे, आंसर हो जाएगा मेघालय। हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में निर्वाचित किया गया? हरिवंश नारायण सिंह को। अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया था दूसरे नंबर पॉइंट पे, जिसमें हमने कहा था हरिवंश नारायण सिंह जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जिसे मनोनीत किया गया और मनोनीत करने के तुरंत बाद उपसभापति बने, और ऐसा पहली बार हुआ है कि मनोनीत सदस्य राज्यसभा का उपसभापति बना हो। ठीक है, तो यह हो गया आंसर। स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में चमगादड़ों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है? अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया, बंगाल 68 प्रजातियों के साथ यहाँ सबसे ज़्यादा चमगादड़ की प्रजातियों में विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, भारत में टोटल 135 प्रजातियाँ हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में सुर्खियों में रही टोलिंग प्रणाली का क्या नाम है, जो वाहनों को टोल प्लाजा पर बिना रुके या गति कम किए तेज गति से टोल गेट से गुजरने की अनुमति देता है? मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग प्रणाली। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरुआत की गई? अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया था कि भारत के जीनोम इंडिया कार्यक्रम के तर्ज पर गुजरात सरकार के द्वारा खेल जीनोमिक्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। केरल स्थित CSIR NIIST के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित डिजाइनर चावल में सामान्य अनाजों की तुलना में कितना गुना अधिक प्रोटीन है? तो 3 गुना अधिक प्रोटीन है और इसे मधुमेह पीड़ित रोगियों के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए, IMF की नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत का अनुमानित GDP कितना रहने का अनुमान है? अभी जस्ट हमने ऊपर बताया कि भारत 6ठे नंबर पे है, $4.15 ट्रिलियन भारतीय इकोनॉमी का आकार है। राजस्थान के शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में कार्यरत किस वन रक्षक को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWF द्वारा मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अनीता चौधरी। महान पार्श्व गायिका आशा भोसले, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? तो 2008 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था और 2001 ईस्वी में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैज्ञानिकों के द्वारा भारत में गौरामी मछली का पहला जीवाश्म किस स्थान पर खोजा गया है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक की तलहट्टी में। यह हो गया राष्ट्रीय। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय। 10 से 12 अप्रैल 2026 के बीच में आयोजित 9वां हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? 9वां हिंद महासागर सम्मेलन, इसका विषय रखा गया है हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन। अगला पॉइंट है, वर्ष 2026 में आयोजित अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय था स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 26 की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत तीसरे नंबर पे है। ब्राजील को पछाड़कर भारत तीसरे नंबर पे काबिज हुआ है। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे अमेरिका। वर्ल्ड बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा के द्वारा प्रारंभ वाटर फॉरवर्ड पहल का वर्ष 2030 तक कितने अरब लोगों के लिए जल सुरक्षा में सुधार लाना है? तो 1 अरब लोगों के लिए 2030 ईस्वी तक 1 अरब लोगों के लिए जल सुरक्षा में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है अजय बंगा के द्वारा वाटर फॉरवर्ड पहल का। ठीक है, हाल ही में सिएटल अमेरिका में किस भारतीय ऐतिहासिक व्यक्तित्व की पहली आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। हाल ही में किस देश में तेजी से फैले मीजल्स के प्रकोप के कारण
1 मिलियन से अधिक बच्चों के लिए आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू करना पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अप्रैल 26 में एशिया जीरो इमिशन कम्युनिटी प्लस वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है जापान में, लेकिन भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। यह क्या है? एशिया जीरो इमिशन कम्युनिटी AZEC, ठीक है। यह एक प्रकार का क्षेत्रीय मंच है जो देश विशिष्ट उपायों के माध्यम से एशिया में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है। हाल ही में सुर्खियों में रहे स्कारबोरो शोल पर कौन से 2 देश अपना अपना दावा करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा चीन और फिलीपींस। हाल ही में किस संस्था के द्वारा 6 महीने के लिए शाकनाशी, ग्लूफोसिनेट और उसके लवणों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है? विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा। और आज का अंतिम सवाल है, हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा केसम द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो केसम द्वीप जो है वह ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि केसम द्वीप जो है बंदर अब्बास के पास स्थित है और यह फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है केसम द्वीप, जो कि ईरान के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आज का PDF का डिस्कशन जो है पूरी तरीके से यहीं पर समाप्त हो चुका है। हमने पहले भी बताया है कि PDF का इसका जो प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन के शॉर्ट नोट्स का अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे करंट अफेयर का पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। करंट अफेयर का पेड ग्रुप जो है उसे तेजस करंट अफेयर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और तेजस करंट अफेयर ग्रुप में प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन, देखिए यहाँ पर जानकारी हमने दिया था, इसमें प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन जनवरी 2025 से 72वीं BPSC प्रीलिम्स होने तक बिहार करंट अफेयर, परीक्षा मंथन, PIB, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, न्यूज़पेपर आदि सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहीं पर इस PD का भी मैगजीन का नोट्स आपको मिलेंगे। पेमेंट के लिए 2 नंबर है, पेमेंट का चार्ज है 399। पेमेंट के लिए नंबर है 9870564701 प्रणय कुमार और 8375934036 प्रशांत कुमार। ये 2 पेमेंट का नंबर है, दोनों व्हाट्सएप नंबर है, दोनों कॉल का नंबर है। कॉल के लिए भी दोनों नंबर अवेलेबल है। पेमेंट करने के बाद गूगल पे, फोन पे, कहीं पे भी पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद सेम नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप जुड़ जाएंगे और सारे PDF सारे मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल के लिंक को साझा करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।